शहर की घमंडी अमीर बहन वर्सेस गांव की गरीब संतोषी बहन। अहमपुर गांव में दो चचेरी बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम सुषमा और छोटी बहन का नाम रज्जो था। सुषमा के पिता चंद्र प्रकाश सरकारी स्कूल के टीचर थे। वहीं रज्जो के पिता एक गरीब किसान। दोनों भाइयों के बीच चूल्हे चौके का बंटवारा हो चुका था और उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन उनके बच्चों से बीच बंटवारे की ये आंच अभी तक इतने गहरे रूप में नहीं पहुंची थी। वो ऐसे मेलजोल से रहते जैसे कि सगे भाई बहन हो। और दीदी, सुना है बड़े पापा आपको विलायती पढ़ाई पढ़ने दिल लगी भेज रहे हैं। वो दिल लगी नहीं, दिल्ली होता है पगली। खैर, उसमें इतनी अचरज की क्या बात है। पापा 30 सालों तक गांव के स्कूलों में नौकरी कर कर अच्छे से जान गए हैं कि अगर दुनिया में कदम ताल करती पढ़ाई पढ़नी है तो किसी बड़े शहर में जाना ही होगा। तभी पीछे से रज्जो की छोटी बहन कजरी बोल पड़ी। आपको यहाँ से क्या क्या लेकर जाना है दीदी, बता दीजिए, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है कजरी। वहाँ शहर की लड़कियाँ मिनी स्कर्ट या गाउन पहनती हैं। वहाँ पर मैं यहाँ की तरह जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। तो अब आपके इतने सारे दुकान भर जीन्स टॉप का क्या होगा दीदी? वो सब तुम आपस में बांट लो। ये सुनते ही कजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे सुषमा का उतरन पाकर इतनी खुशी हुई मानो कोई खजाना मिल गया हो। उसने सोचा, इससे पहले कि रज्जो उस पर आक्रमण कर कर सुषमा के सारे कपड़ों को लूट ले, उससे पहले उसे ही एक झपट्टा मारकर उन कपड़ों को अपने नाम कर लेना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। लेकिन ये क्या, रज्जो ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जैसे कि कजरी ने सोचा था। इसके उलट वो अपने पुराने साड़ी में ही मुस्कुराते हुए कजरी को देखती रही। रज्जो का ये संतोष सुषमा को रास नहीं आया। वो रज्जो से बोली, क्या हुआ रज्जो, तुझे मेरे महंगे और खूबसूरत जीन्स टॉप नहीं चाहिए? नहीं दीदी, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद है, इसी में आराम मिलता है। लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं घुटता। रज्जो ने अपनी नादानी में सुषमा को छेड़ दिया। सुषमा को ये सुन बहुत बुरा लगा। वो तुनक कर बोली, तू क्या जानेगी जीन्स की शान, गांव से निकल। फिर देख लड़कियां जीन्स टॉप पहन कितना अद्भुत कर रही हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही हैं। तो हम भी 8वीं पास किए हैं, वो भी अच्छे नंबर से। तेरे लिए वही बहुत है। तुझे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है, इसलिए तो तुम दिन भर चौका चूल्हा देखती हो, पहनने ओढ़ने का सवर नहीं सीखती। चंद्र प्रकाश सुषमा को पढ़ने के लिए मुंबई भेज देता है, जहां घमंडी सुषमा शहर के रंग में बिल्कुल रंग जाती है और एक आईएएस अफसर लड़के प्रकाश से उसकी शादी भी तय हो जाती है, जिससे उसका घमंड और भी बढ़ जाता है। आखिरकार 5 सालों बाद वो रज्जो के शादी में गांव वापस आती है, जहां गांव की सारी लड़कियां उसे दिन भर घेरे रहती हैं। उनके लिए आधुनिक वेशभूषा वाली पढ़ी लिखी सुषमा एक रोल मॉडल होती है। ये देख सुषमा खुशी से फूले नहीं समाती। लेकिन रज्जो उसे कोई भी भाव नहीं देती, जिससे सुषमा अंदर ही अंदर बेचैन रहती। दीदी, शहर के किस्से सुनाओ ना। शहर की सारी लड़कियां तुम्हारी ही तरह सुंदर और होशियार होती हैं क्या? तुम कार चला लेती हो? क्या तुम्हारी तरह शहर की सारी लड़कियां घड़ी पहनती हैं? बस बाबा, सारे सवाल आज ही पूछ डालोगी क्या? वैसे ये मेरी नई घड़ी है, पुरानी वाली मुझे पसंद नहीं थी। तुझे चाहिए तो बोल, दे दूंगी। सुषमा तिरछी नजरों से रज्जो के मन के भाव को जानने की कोशिश करती कि शायद ये विनती करे कि दीदी तुम अपने कपड़े तो इन लोगों को दे देती हो, ये घड़ी मुझे दे देना। पर रज्जो ने कोई विनती नहीं करी। ये देख सुषमा मन ही मन, घमंडी लड़की, अपनी गरीबी में खुश है या मेरे सामने झूठ मूठ का खुश दिखाने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरे जैसी सुविधा संपत्ति पाने की चाह क्यों नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ठाट बाट से इसे अंदर ही अंदर जलन होती हो, लेकिन खुलकर दिखाती नहीं। घर में शादी का माहौल था। रज्जो की माँ विमला घूम घूम सब मेहमानों से लड़के की कुंडली बताती। भौजी, बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है। माँ बाप और 2 भाई हैं, बस।
गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। दूसरी ओर अपने दहेज के सामान को देखकर रज्जो शर्माते हुए सुषमा से बोली, देखो ना दीदी, अम्मा हमारे लिए काका सजाई बैठी है। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। शादी के बाद ये सब हमारा हो जाएगा। उन तुच्छ सामानों को देख सुषमा ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे, पहले तो तू इतने में ही लहालहाट हो गई। बड़ी छोटी सोच है रे तेरी। जब मेरा ब्याह प्रकाश के साथ होगा ना, तब देखना दहेज किसे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और ना जाने क्या क्या। शहर में ये सब भी देना पड़ता है दीदी। यहाँ गांव में तो इतना देने से ही लड़की वाले बहुत धनवान समझे जाते हैं। सुषमा का जी चाहा रज्जो के बाल नोच डाले। कुएं की मेढक कहीं की अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुषमा की शादी भी प्रकाश के साथ हो संपन्न हो गई। सब कुछ बेजोड़ और अद्भुत था। सुषमा का मेकअप, सोने के गहने, महंगे कपड़े, घर की भव्य सजावट, विद्युत बल्बों की जगमगाहट, अत्याधुनिक कपड़ों में सारे मेहमान, नयनाभिराम आईएएस दूल्हा प्रकाश, संगीत लहरी, भव्य भोज, विशाल दहेज आदि सब कुछ। सुषमा ने पाया रज्जो की आंखों में अचरज और कौतूहल खूब था, पर ईर्ष्या द्वेष ना था। वो तो अपने पति रामू और नन्ही बेटी में रमी हुई थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। सुषमा से ये देखा नहीं गया। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी, देखो तो इस फटेचरी को। मेरी शादी की भव्यता इसे थोड़ा भी परेशान नहीं कर रही है। ये इतना खुश कैसे रह लेती है। तभी रज्जो उसके पास आकर बोली, वाह दीदी, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तुम्हें भी इतना अच्छा घर-वर मिल रहा है, जैसे कि हमें मिला है। घर धन धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है और हमारे चक्की वाले रामू जी तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। क्या रज्जो, तू भी राजा भोज की तुलना गंगू तेली से करने लगी। जिस घर में तू रहती है, उसमें तो मैं 2 दिन नहीं रह सकती। हमारे घर में कोई काम नहीं है दीदी, खूब बड़ा हवादार घर है। अब तो नौकरानी और मजनी भी रख ली है, खूब आराम से रहती हूँ। रज्जो के इस जवाब से सुषमा के अंदर की ज्वाला भड़क उठी। क्या रे फटेचरी, मेरी ठाट बाट की तुलना अपनी झोपड़ी से करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या मेरी बराबरी करना चाहती है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं अपने बड़बोलेपन के कारण ये सब बोल गई। मेरा मतलब वो नहीं था। तेरा मतलब क्या था मुझे नहीं जानना। खैर, खाना ठूस कर जाना। ऐसा स्वादिष्ट खाना तूने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। तमाम व्यवस्थाओं के बीच फिर एक लंबा वक्त सरक गया। गांव से सूचना आई कि चंद्र प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सुषमा अपने पति प्रकाश को बड़े प्रयास के बाद गांव चलने के लिए सहमत कर सकी। वे जहाज में बैठने तक झल्लाता रहा। देखो सुषमा, मुझसे तो गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी। प्रदूषित पानी से हमें संक्रमण हो सकता है और तुम्हारे गांव में ढंग का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्या आप भी बच्चों की तरह डर रहे हैं? कौन सा वहां हमें अपना घर बसाना है? बस 2-4 दिनों की तो बात है। सुषमा के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। प्रकाश इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में प्रकाश को ले जाया गया। सुषमा को दूसरे कमरे में बैठाया गया। रज्जो ने टेबल फैन चला दिया। सभी प्रकाश को घेर कर बैठ गए। सुषमा बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकालकर कजरी को देने लगी। बड़ी देर बाद उसे प्रकाश का ध्यान आया। बेचारे बोर नहीं हो रहे होंगे। उनके कमरे में पहुंची तो देखा वहां दरबार लगा हुआ है। प्रकाश हंस रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर कैसा है जीजा जी? टीवी पर उसकी खूब चर्चा होती है। अब तो नया संसद भवन भी बना है। वो कैसा दिखता है? पूछती क्या हो? दिल्ली आओ, सब दिखा देंगे। मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कुछ। तभी प्रकाश की नजर दरवाजे पर खड़ी सुषमा पर पड़ी।
वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम अब तक कहाँ छिपी बैठी थी सुषमा? देखो कैसी शीर्ष वार्ता चल रही है। रज्जो जी ने बड़ा बढ़िया पुदीने का शरबत पिलाया, मजा आ गया। सुषमा चौंकी। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे और अब ऐसा ठठा रहे हैं जैसे पूरा जीवन यहीं बीता हो। और ये रज्जो हवाई जहाज है क्या? पल भर नहीं लगता उसे इधर से उधर जाने में। अचानक प्रकाश के पास जाकर कहने लगी, शरबत अच्छा कैसे ना होता जीजा जी, आपके लिए स्पेशल बनाया है। एक ग्लास और लाऊं? प्रकाश और रज्जो को एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते हुए देख सुषमा को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनके बारे में गलत धारणा बनाने लगी और आक्रोश में बोली, ज्यादा शरबत पिलाकर इनका पेट मत बिगाड़। ऐसा कर, इसी कमरे में टेबल कुर्सी लगवा दे, इन्हें भूख लगी होगी। ये हुई ना बात, मैं अभी पंगत की व्यवस्था करती हूँ। नहीं, हम लोग पंगत वंगत में बैठकर नहीं खाते, डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं। तभी प्रकाश बीच में बोल पड़ा, ऐसा कोई नियम नहीं है रज्जू जी कि मैं पंगत में बैठकर नहीं खा सकता। आप लाइए, आज पालथी मार कर ही खाना खाऊंगा। पंगत की छटा देखकर सुषमा मूर्छित हो रही थी। वो सबको बता बता कर थक गई कि हम लोग डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं, लेकिन यहाँ प्रकाश पंगत में बैठकर दोना भर कढ़ी सरपेट कर उसके सारे मसूबों पर पानी फेर देता है। रज्जो खूब आग्रह कर करके प्रकाश को खिला परोस रही थी। सुषमा को लगा वो प्रकाश से अपना नियंत्रण खो रही है। तभी रज्जो मानो उसको उकसाते हुए बोल पड़ी, दीदी तुम कहती हो प्रकाश जी पालथी मारकर पंगत में नहीं खाते, देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं। सुषमा को लगा कि रज्जू उस पर कटाक्ष कर रही है। वो बात बढ़ जाने के डर से कुछ नहीं बोली। उसे रह रहकर प्रकाश पर गुस्सा आ रहा था। प्रकाश गवई परिवेश में बिल्कुल रम गया था। उसे पिकनिक सा आनंद आ रहा था। वो रामू के साथ खेल खलिहान अमराई देखने गया। रज्जू और अन्य स्त्रियों के गीतों पर वाहवाही करता रहा। सुषमा को ना जाने क्यों अपनी माया काया फीकी लगने लगी। सारी संपत्ति, दबदबा, बंगला गाड़ी इस 2 टके की रज्जो के आगे व्यर्थ हो रहा था। बिना किसी विशिष्टता व उपलब्धि के ये लड़की उसे हराए जा रही है और वो तमाम माया काया के बावजूद पूरे परिवेश से अलग थलग पड़ गई थी। वापसी के दिन प्रकाश बीच आंगन में रखी खटिया पर बैठा था। घर की स्त्रियां नए रुमाल में 10, 20, 25 रुपए बांधकर प्रकाश को दे रही हैं। प्रकाश के चेहरे पर तृप्ति का भाव है, मानो कह रहा हो, परंपरा और संस्कृति गांव में आज भी जीवित है। वहीं दूसरी ओर सुषमा प्रकाश के कानों में धीरे से कहती, कैसे हाथ बढ़ा बढ़ा कर रुपए लिए जा रहे हैं, मालूम होता है कभी रुपए देखे ही ना हो। मना कीजिए सबको, लोग क्या कहेंगे, अफसर होकर चंद पैसों के लिए हाथ पसार रहा है। प्रकाश सुषमा की बातों पर ध्यान नहीं देता। जाते वक्त सुषमा ने रज्जो को नीचा दिखाने के लिए अपना आखिरी दांव खेला और उसे 2000 रुपए देने लगी, लेकिन रज्जो ने मना कर दिया। नहीं दीदी, तुम लोगों ने आने का समय निकाला, हमारे लिए यही बहुत है। रज्जो जी रख लीजिए, मुझे अपना मानती है ना? देखिए मैंने भी तो रुपए रखे ना। मैं मानता हूँ कि ये रुपए नहीं बल्कि देने वाले के स्नेह होते हैं। ले लो, मीठी याद लेकर जा रहा हूँ। उत्साह बने रहने दो ताकि फिर लौट सकूं। प्रकाश के कहने पर रज्जो पैसे रख लेती है। सुषमा को लगा रज्जो ने उसके कहने पर रुपए ना लेकर उसको खारिज कर देने की कोशिश की है। सुषमा रज्जो के रवैये से अंदर तक जल भुन जाती है। उसे यही दुख सताता रहता कि ये लड़की मुझे ऊंचा और अमीर क्यों नहीं समझती, जैसा कि बाकी लोग समझते हैं। इसके अंदर कुछ पाने की चाह क्यों नहीं है। मुझे तो आज भी इतना सब कुछ होते हुए भी एक चाह है, बाकियों से ऊंचा दिखने की, रईस दिखने की। मैं आज भी पता नहीं क्या पाना चाहती हूँ। सुषमा को पहली बार लगा कि रज्जो के पास बहुत कुछ ना होते हुए भी शायद सब कुछ है और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कुछ खालीपन है, असंतोष है।